अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 18 का वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स। ये इस चैप्टर 18 का स्मार्ट सिलेबस के हवाले से लास्ट टॉपिक है। इसके अलावा भी टॉपिक्स हैं, लेकिन हम उन टॉपिक्स पे पहले के ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे जो आपके स्मार्ट सिलेबस में हैं। ये टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं इंटरेक्शन ऑफ फोटॉन विद मैटर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मैंने पहले भी बताया था कि लाइट जो है जब पड़ती है किसी मैटर पे, मटेरियल पर, तो वो डिफरेंट वेज से उसके साथ इंटरेक्ट करती है। देयर आर वैरायटी ऑफ वेज टू इंटरेक्ट विद द मैटर। फर्स्ट वन इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम लेक्चर भी कर चुके हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन भी कर चुके हैं। कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, अजीर इफेक्ट, रामन इफेक्ट, लेज़र, इन्वर्स बर्नस्टालिन एब्जॉर्प्शन, ये 7 इफेक्ट बनते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसके बारे में हमने बताया था कि जब फोटॉन किसी सरफेस पर गिराया जाता है, इंसिडेंट होता है, तो ये फोटॉन जो है अपनी सारी की सारी एनर्जी जो है एक और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को देता है। मैंने आपको बताया था कि इट्स ऑल आर नन प्रोसेस। कॉम्पटन इफेक्ट क्या है? कॉम्पटन इफेक्ट भी इंटरेक्शन ऑफ फोटॉन है विद द मैटर, लेकिन इसमें फोटॉन क्या करता है कि अपनी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देता है और बाकी एनर्जी से स्कैटर हो जाता है। असल में ये सारे के सारे टॉपिक्स बहुत डिटेल में हैं, लेकिन मैं आपको सिंपली थोड़ी थोड़ी सी बात बताता जा रहा हूँ। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है? पेयर प्रोडक्शन में फोटॉन जो है अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है और एनर्जी पैकेट की बजाय ये 2 पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर क्रिएट कर लेता है, इसीलिए इसको पेयर प्रोडक्शन कहा जाता है। मुख्तलिफ हालात में फोटॉन जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से बिहेव करता है मैटर के साथ। आजीर इफेक्ट। आजीर इफेक्ट क्या है? अच्छा बच्चों, ये ऐसा इफेक्ट है कि जिसमें कोई फोटॉन जब किसी एटम से टकराता है तो उस एटम को एक्साइटेड स्टेट में ले आता है। मतलब उसका कोई इलेक्ट्रॉन जो है अपने लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में आ जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल में आ गया तो कुछ देर के बाद ये तो डी एक्साइट होगा, हमेशा के लिए तो एक्साइटेड नहीं रहेगा, कुछ देर के बाद ये डी एक्साइट होगा। तो जब ये डी एक्साइट होगा तो फिर 2 बातें हैं, या तो ये फोटॉन इमिट करेगा और आउटर ऑर्बिट से, या कोई इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन इमिट होता है तो इस एमिशन को आजीर एमिशन या आजीर इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है रामन इफेक्ट। 1928 में कलकत्ता में एक एक्सपेरिमेंट हुआ और इस एक्सपेरिमेंट में एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर फोटॉन गिराया गया। इस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर में हुआ यूँ कि मॉलिक्यूल जो है अपनी एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइटेड स्टेट में आ गया या डी एक्साइटेड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ गया। इन दोनों प्रोसेस में हुआ यूँ कि फोटॉन ने या एनर्जी गेन की या एनर्जी लूज की, तो इसे रामन इफेक्ट कहते हैं। लेज़र, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। स्टिमुलेट करना, तहरीक पैदा करना, बढ़ाना, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके नेक्स्ट चैप्टर में इसका टॉपिक भी है। और मैंने आपसे बताया कि सारे डिटेल टॉपिक हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट वर्ड्स में बता रहा हूँ कि स्टिमुलेटेड एमिशन यह है कि किसी मैटर पर आप, हर मैटर पे नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव मैटर पर, जब आप, अब ऑप्टिकली एक्टिव मैटर क्या होता है आप लोग पूछेंगे। ऑप्टिकली एक्टिव मैटर ये होता है कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें एक टेम्पररी स्टेबल स्टेट होती है, आर्जी तौर पर एक एक्साइटेड स्टेट होती है। उस मीडियम को हम ऑप्टिकल एक्टिव मीडियम कहते हैं, जिसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन हो सके। शायद अभी आपको मेरी बातें सही समझ ना आ रही हूँ क्योंकि हमने वो टॉपिक डिस्कस किया ही नहीं है। तो उसमें ये होता है कि अगर आप इस सब्सटेंस पे 1 फोटॉन गिराएंगे तो ये 1 से 2 हो जाएंगे, 2 फोटॉन गिराएंगे ये 4 हो जाएंगे। इसे स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन कहा जाता है। दूसरा लास्ट है हमारा इन्वर्स बर्नस्टालिन एब्जॉर्प्शन। ये इन्वर्स बर्नस्टालिन एब्जॉर्प्शन जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है डायरेक्टली एक्सेलरेट होता है इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ फोटॉन। फोटॉन के फील्ड में इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेट होना, इसे इन्वर्स बर्नस्टालिन एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ये लफ्ज़ बर्नस्टालिन जो है ये जर्मनी का वर्ड है
रॉन्गटन ने जो सबसे पहले एक्सरेज दरियाफ्त की थी, इन्हें जर्मनी लैंग्वेज में बर्मस्टालन कहा गया। बर्मस्टालन का मतलब है ब्रेकिंग रेडिएशन। इलेक्ट्रॉन को ब्रेक लगते हैं जब वो किसी मेटल पर टकराता है और अपनी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी लूज कर देता है और वो से फोटॉन बाहर आते हैं। वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है फोटॉन एनर्जी में, एक्सरेज में, और ज़्यादातर उससे हीट एनर्जी बनती है। इस सारे प्रोसेस को बर्मस्टालिंग कहा जाता है। अच्छा बच्चों, अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। अब मैं आपको ये बताऊं कि जो सातों के सातों इफेक्ट हैं, इनमें लाइट ने जो कि वेव है किस तरह बिहेव किया, पार्टिकल की तरह बिहेव किया। ये 7 इफेक्ट ऐसे हैं जिसमें लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। जैसे देखें, मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताऊं, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हुआ क्या था कि एक फोटॉन अपनी सारी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। फोटॉन ने अपनी सारी एनर्जी लूज कर दी, फोटॉन खत्म हो गया और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आया और मोशन में आ गया। आप लोगों ने एक इंडोर गेम खेली होगी, कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड में 2 डिस्क आमने सामने पड़ी हुई हैं। आप एक डिस्क को दूसरी डिस्क से कोलाइड करें तो क्या होगा कि अगर हेड ऑन कोलिजन हुई तो जो चलती हुई डिस्क आ रही थी वो रुक जाएगी और रुकी हुई चलना शुरू कर देगी। ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है। जैसे बिलियर्ड बॉल में भी आप लोग देखते हैं, इस तरह होता है। बिलियर्ड में बॉल्स जब एक दूसरे के साथ टकराती हैं और अगर हेड ऑन कोलिजन हुई तो जो रुका चलता हुआ बॉल है वो रुक जाएगा और रुका हुआ चलना शुरू कर देगा। इसे कहते हैं पार्टिकल पार्टिकल लाइक कोलिजन। ये पार्टिकल इसी तरह कोलाइड करते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है बच्चों? कॉम्पटन इफेक्ट में यह होता है कि जब फोटॉन किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो अपनी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देता है और बाकी एनर्जी से स्कैटर हो जाता है। अब ये भी बिल्कुल पार्टिकल पार्टिकल लाइक कोलिजन है। मैं अब वही कैरम बोर्ड की एग्जांपल दूं आपको, तो कैरम बोर्ड में इस तरह होता है कि डिस्क के साथ साथ एक बड़ी डिस्क भी होती है जिसको स्ट्राइकर कहते हैं। इस स्ट्राइकर से किसी डिस्क को कोलाइड करें तो स्ट्राइकर डिस्क से कोलाइड करने के बाद क्या करता है, रुकता तो नहीं है, खुद भी चलता रहता है और उस डिस्क को भी मूव कर देगा। दोनों मोशन में आ जाएंगे। मतलब स्ट्राइकर कुछ एनर्जी उसको देता है और बाकी एनर्जी अपने पास रखता है। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर भी अब क्या हुआ, अब लाइट ने या फोटॉन ने अब दोबारा पार्टिकल की तरह बिहेव किया। ठीक, इसी तरह के और इफेक्ट्स भी हैं जो अभी मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, तो इनकी अपनी अपनी डिटेल्स हैं। हम आते हैं अब इस टॉपिक की तरफ, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। 1924 में लुइस डी ब्रॉगले, एक फ्रेंच फिजिस्ट था, इसने एक क्वेश्चन रेज किया, एक क्वेश्चन उठाया और फिर उसका जवाब भी खुद दिया। क्वेश्चन क्या था इसका? इसका क्वेश्चन ये था कि अगर वेव यानी लाइट यानी फोटॉन पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर सकते हैं, अगर वेव पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है तो क्या पार्टिकल वेव की तरह बिहेव नहीं कर सकता? एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि इन सातों इफेक्ट में वेव पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, तो क्या अब पार्टिकल वेव की तरह बिहेव नहीं कर सकता? पार्टिकल से मुराद इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन हैं, जिनको अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी दी जाए। उसने कहा हाँ कर सकता है। ये उसका आंसर था कि कर सकता है, लेकिन कब? जब कोई पार्टिकल इतना ज़्यादा तेज़ी से मूव करे कि उसकी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रही हो, तो तब उसमें जो वेव करेक्टरिस्टिक है वो डोमिनेंट हो जाएगी। एक्चुअली उसका मानना यूँ था कि एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट हैज़ वेव एसोसिएटेड विद इट। जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है उसके इर्द वेव बन जाती हैं। एक सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं कि हर मूविंग ऑब्जेक्ट के गिर्द वेव्स होती हैं, लेकिन वो वेव्स डोमिनेंट कब हो जाती हैं? जब उसकी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर जाए। जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर जाएगी तो वेव कैरेक्टरिस्टिक्स डोमिनेंट हो जाएंगी, और जब वो दोबारा अपनी
नॉर्मल स्पीड पर आएगा तो फिर पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डोमिनेंट हो जाएंगी, वेव कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा मेजरेबल नहीं होंगी। इस चीज़ को हम एक दो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, बल्कि पहले इस तरह करते हैं कि ज़रा हम वेवलेंथ निकालते हैं कि फोटॉन की वेवलेंथ है कितनी। इससे पहले फोटॉन के बारे में मैंने पढ़ाया था और फोटॉन की वेवलेंथ भी कैलकुलेट की थी। तो वो क्या थी, देखें, यह हमें मालूम है ना कि मोमेंटम ऑफ फोटॉन m इंटू वी, फोटॉन के लिए स्पीड ऑफ लाइट फोटॉन है ना, सो m इंटू सी, मोमेंटम इज इक्वल टू m c स्क्वायर बाई c। मैंने इसे एक c से मल्टीप्लाई भी कर दिया और एक c पे डिवाइड भी कर दिया, कोई इतराज तो नहीं है आपको। mc स्क्वायर से बस एक ही नाम जहन में आता है, आइंस्टाइन इज इक्वल टू mc स्क्वायर। नाउ क्वांटम मैकेनिक्स में E इज इक्वल टू hf, अब हम इसे रिप्लेस कर देते हैं hf से, hf बाई c। तो मैंने बताया था कि फोटॉन का एक मोमेंटम तो ये है, ये भी ठीक, c f लैम्डा के इक्वल है, सो मोमेंटम इज इक्वल टू hf डिवाइडेड बाय f लैम्डा, f कैंसिल हो गया, p इज इक्वल टू h बाय लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p। दिस इज द मोमेंटम ऑफ फोटॉन, ये फोटॉन का मोमेंटम है, देखे ना, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p, दिस इज फॉर फोटॉन। अब क्या क्वेश्चन था डी ब्रॉगली का, यही था ना कि अगर वेव पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर सकती है तो क्या पार्टिकल वेव की तरह बिहेव नहीं कर सकते हैं। तो फिर उसके मुताबिक दिस इक्वेशन इज क्वाइट जनरल एंड कैन बी अप्लाइड टू द पार्टिकल्स। सो पार्टिकल के लिए अगर लिखना चाहेंगे तो आप p की जगह क्या लिखेंगे, mv। पार्टिकल का मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो अब देखें, ये इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जैसे हम यूं कह लें कि डी ब्रॉगली ने दरिया को कूजे में बंद कर दिया। इस इक्वेशन पे जितना सोचें उतना कम है। ये क्या है, मोमेंटम, और मोमेंटम किसका होता है, पार्टिकल का। लैम्डा वेवलेंथ किसकी होती है, वेव की। तो इस इक्वेशन में दोनों को कोरिलेट कर दिया, ठीक है, और ये पता लग रहा है कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ग्रेटर द मोमेंटम, शॉर्टर विल बी द वेवलेंथ। ज्यादा मोमेंटम होगा तो वेवलेंथ शॉर्ट होगी। चलें इसे हम एक दो एग्जांपल से जरा समझने की कोशिश करते हैं। दो एग्जांपल्स में एक बड़ा पार्टिकल ले लेते हैं जिसकी हम डेली लाइफ में नॉर्मल स्पीड रख लेते हैं, और दूसरा एक एटॉमिक पार्टिकल ले लेते हैं, से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, और इससे ज़रा हाई स्पीड से देखें। फॉर अ क्रिकेट बॉल के लिए, से द मास ऑफ द क्रिकेट बॉल इज 0.25 किलोग्राम, 0.25 kilogram, and it is moving with the speed of 20 meters per second। इस स्पीड से क्रिकेट बॉल मूव कर रही है। अब मोशन में है ये बॉल, इसके इर्द गिर्द वेव होंगी। एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट हैज वेव एसोसिएटेड विद इट, इसके साथ वेव्स होंगी। अब वो वेव्स हम मेजर कर सकते हैं या नहीं, ये कैलकुलेट कर लेते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू h बाई mv, lambda is equal to h 6.63 exponent minus 34 mass 0.25 into 20 lambda। ये कैलकुलेट कर लें, ये बच्चों मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, ये तकरीबन आता है 1.3 एक्सपोनेंट माइनस 34, 1.3 एक्सपोनेंट माइनस 34 मीटर, exponent minus 34. This is too small to be
ऑब्जर्व्ड। ये इतनी स्मॉल वेवलेंथ है, एक्सपोनेंट -34। ये तो हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम है उसमें उसका हिस्सा ही नहीं है ये, इसे तो हम मेजर ही नहीं कर सकते, ये बहुत स्मॉल है। इसके मुकाबले में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को ले लें, फॉर इलेक्ट्रॉन जिसका मास 9.11 एक्सपोनेंट -31 किलोग्राम है, and say it is moving with the speed comparable to the speed of light, exponent 6 meters per second, exponent 7 ले लें, exponent 6 ले लें, इसका वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं। lambda for electron is equal to h by mv, lambda is equal to h 6.63 exponent -34, mass 9.11 exponent -31 into speed is exponent 6। ये कैलकुलेट कर लें, ये जो मैंने कैलकुलेट किया है ये है तकरीबन 7.3 एक्सपोनेंट -10 मीटर, एक्सपोनेंट -10 मीटर। ये हमारे स्पेक्ट्रम में है वेवलेंथ। किसकी वेवलेंथ है ये? दिस इज द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज। दिस इज द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज, एक्स रेज की वेवलेंथ है। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन two atoms in a crystal। किसी क्रिस्टल में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, दो एटम्स के दरमियान डिस्टेंस है ये। इट इज द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। इट इज कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये इंफॉर्मेशन हैं इस वेवलेंथ के बारे में कि ये वेवलेंथ कंपेरेबल रेंज में आ गई है, इसे हम मेजरेबल कर सकते हैं, इसे हम मेजर कर सकते हैं। तो ये डिटेल्स हैं आपके सामने कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाए, कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट हो जाए, तो उसके गिर्द जो वेव्स बनेंगी या वो पार्टिकल जो है वो वेव लाइक हो जाएगा, वो वेव की तरह बिहेव करेगा। एक एक्सेलरेटर है, लीनियर एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर ऐसी मशीन्स होती हैं जिनमें पार्टिकल्स को एक्सेलरेट किया जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस देके जब उनको एक्सेलरेट किया जाता है तो वो एनर्जी गेन करते हैं और वो फिर एक्स रेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक्सेलरेटर में से पास किया जाता है, इसे मुख्तलिफ सेक्शंस में ये एनर्जी गेन करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा और इसकी स्पीड बहुत बढ़ती जाएगी और इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि ये एक्स रेज, आप यूं कहें कि ये एक्सरे की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, बिल्कुल एक्सरेज बन जाएंगी। और जब ये एक्सरेज की तरह बिहेव करेगा तो इसको फिर रेडियोथेरेपी में यूज़ किया जाता है। थेरेपी कहते हैं इलाज को, रेडिएशन से थेरेपी, रेडिएशन से इलाज किया जाता है, फिर कैंसर का ट्रीटमेंट की जाती है। ये इसका एक आप कह लें कि यूज़ है। इसके और भी यूजेस हैं और इसका जो पहला एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था वो जीपी थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में है, वो आपके स्मार्ट सिलेबस से निकाल दिया है, अदरवाइज़ वो भी एक अच्छा टॉपिक था। अच्छा बच्चों, ये चूँकि इस स्मार्ट सिलेबस का लास्ट टॉपिक था तो इसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, उन टॉपिक से रिलेटेड हैं जो स्मार्ट सिलेबस से हैं। आप लोग कोशिश करें उनको हल करने की कोशिश करें। इस पेंडेमिक की वजह से हमें ये ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस ना भी होती तो आप इनको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। वो कहते हैं ना बकौले शायर कि मेरे तन के ज़ख्म न गिन अभी, मेरी आँखों में भी नूर है।
हमें अपने ज़ोर बाजू पे जो गरूर था वो गरूर है। थैंक यू जी।